हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 6 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 6 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार 91.33% साक्षरता दर जो है ये किस राज्य की थी। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 91.33% साक्षरता दर जो है ये आपका मिजोरम राज्य का था। तो मिजोरम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर जो है ये कितना था। तो देखिए भारत का जो साक्षरता दर है ना ये आपका 74.04% था। वहीं पुरुष साक्षरता दर अगर पूछा जाए तो ये आपका 82.14% था। और महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 65.46% था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर राज्य की बात कर ले तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य रहा था ना ये आपका केरल राज्य रहा था। केरल का जो लिटरेसी रेट है ये आपका 94% रहा था, जहां पर सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर भी जो है ये आपका केरल राज्य का ही रहा था। और सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर भी जो है वो आपका केरल राज्य का ही जो है वो रहा था। और देखिए मिजोरम जो है ये साक्षरता दर में दूसरे नंबर पे जो ये आपका राज्य रहा था। अगर केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछा जाए तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप जो है ये आपके पहले स्थान पे रहा था। और ओवरऑल में लक्षद्वीप जो है ये आपका दूसरे पायदान पे रहा था। उसके बाद अगर राज्य में तीसरे स्थान पे पूछा जाए तो ये गोवा राज्य का जो है साक्षरता दर अधिक रहा था। उसके बाद आपका त्रिपुरा का रहा था। उसके बाद आपका दमन और दीव का रहा था। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जो साक्षरता दर है ना वो दूसरे नंबर पर रही थी। तो ये आपका दमन और दीव का जो है ये दूसरे नंबर पर रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य पूछा गया था। तो देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ना वो आपका गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर अस्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में जो है ये सबसे ज़्यादा जोर जो है वो दिया गया था। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना ये जो आपका प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान जो है इसे पेश जो है वो किया गया था। और चौथी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा गया था ना वो आपका 5.6% का जो लक्ष्य है वो रखा गया था। लेकिन जो आपका वास्तविक जो विकास दर प्राप्त किया गया था ना वो मात्र आपका 3.6% ही जो है वो आपका प्राप्त किया गया था। यानी चौथी पंचवर्षीय योजना जो रहा था वो आपका असफल रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जो है आपके 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी जो है वो किया गया था। और कब किया गया था तो ये आपका 1969 में किया गया था। और चौथी पंचवर्षीय योजना में ही जो है आपके हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा भी जो है वो दिया गया था। और चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था तो ये आपका 1969 से लेकर जो है आपका 74 तक रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि सर हरित क्रांति की शुरुआत तो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो देखिए आप सबसे पहले आप पढ़ लीजिए क्या यहाँ पर बताया जा रहा है। हरित क्रांति ने कृषि को जो बढ़ावा दिया था ना, बढ़ावा यहाँ पर दिया गया था वो चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वेतन में असमानता यानी सामान्य कार्य के लिए समान वेतन जो है ये किस भाग में आता है। तो देखिए वेतन में असमानता ये जो आपका डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और डीपीएसपी का जो वर्णन है ये संविधान के किस भाग में किया गया है। तो देखिए डीपीएसपी का जो वर्णन है ना ये संविधान के भाग 4 में किया गया है। तो देखिए वेतन में असमानता ये जो आपका भाग 4 के अंतर्गत आ जाएगा। तो भाग 4 आपका करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा अगर अनुच्छेद की बात कर ले तो देखिए भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 39 के क्लोज डी और अनुच्छेद 41A के माध्यम से पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए जो है समान वेतन और काम के अधिकारों के सिद्धांत का जो मान्यता है ना वो दिया गया है। तो ये अनुच्छेद भी आपको जो है वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति ये जो है किसके पास होता है। तो देखिए राज्य का जो कार्यकारी शक्ति है ना ये आपका गवर्नर यानी राज्यपाल के पास होता है। तो राज्यपाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति ये जो है राज्यपाल के पास होगा, ये जो है किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 154 में बताया गया है कि राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है ना ये राज्यपाल में निहित होगी। तो ये अनुच्छेद भी आपको जो है वो ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर संघ की कार्यकारी शक्ति पूछा जाए यानी केंद्र की जो कार्यकारी शक्ति है ना ये आपका राष्ट्रपति में निहित होता है और ये जो आपका किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये जो आपका अनुच्छेद 53 में वर्णित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 से 162 तक जो है किसी राज्यपाल के बारे में जो है ये आपका बात करता है। अनुच्छेद 152 में आपका कहा इसमें जो आपका राज्यपाल की परिभाषा जो है वो आपका दिया गया है। अनुच्छेद 153 की बात कर ले तो ये आपके राज्यों के राज्यपाल के बारे में जो है वो बताया गया है। अनुच्छेद 154 में जो है आपके राज्य के कार्यकारी शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में जो है वो बताया गया है। अनुच्छेद 156 की बात कर ले तो राज्यपाल के पद की अवधि के बारे में जो है इसमें बताया गया है। और अनुच्छेद 157 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति के लिए योग्यता के बारे में जो है इसमें बताया गया है। तो ये अनुच्छेद भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सबसे अधिक जो शिलालेख है ना ये किस मौर्य शासक के हैं। तो देखिए सबसे अधिक शिलालेख की बात कर ले तो ये आपके सम्राट अशोक के हैं। तो सम्राट अशोक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सम्राट अशोक जो है ये आपके मौर्य वंश के जो है सबसे प्रतापी राजा यानी सबसे प्रसिद्ध राजा थे। और अशोक के जो अधिकांश अभिलेख थे ना ये आपके प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में जो है ये लिखे गए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य से आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है ना ये आपका 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और मौर्य साम्राज्य की जो है राजधानी कहाँ था तो ये आपका पाटलिपुत्र में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन जो है कथकली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए कथकली अगर बात कर ले कथकली की तो ये जो आपका केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। और जहाँ पे ऑप्शन में आपका एक दिया गया था मदाउर वासुदेवन नायर। तो देखिए ये जो आपके मदाउर वासुदेवन नायर है ना ये आपके कथकली नृत्य से संबंधित है। तो मदाउर वासुदेवन नायर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कथकली के अन्य प्रमुख कलाकारों की बात कर ले तो देखिए मृणालिनी साराभाई, शांता रॉय, कृष्णा नायर, कृष्णन कुट्टी, आनंद शिवरामन, उदय शंकर, बल्लोत, इसके अलावा बल्लोत, नारायण मेनन, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके कथकली नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि आयुष्मान खुराना को हाल ही में जो किसका नेशनल एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है। तो देखिए आयुष्मान खुराना को जो है हाल ही में यूनिसेफ इंडिया का जो है इन्हें नेशनल एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है। तो यूनिसेफ इंडिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर यूनिसेफ की बात कर ले तो देखिए यूनिसेफ जो है ये आपका संयुक्त राष्ट्र का जो है एक संगठन है। और इसे ये जो आपका किस पे कार्य करता है तो ये जो है दुनिया भर के बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने का काम जो है ये आपको यूनिसेफ को जो है वो सौंपा गया है। यानी ये जो आपका यूनिसेफ है ना ये आपके विश्व भर के बच्चों को जो है मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान जो है वो करता है। इसके अलावा यूनिसेफ का एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो देखिए यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड होता है। और इसका जो मुख्यालय है ना ये आपके न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इसके अलावा बात कर ले यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी तो देखिए यूनिसेफ की जो स्थापना है ना ये आपका 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि खो खो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए खो खो खेल की बात कर ले तो इसके जो है आपके प्रत्येक टीम में जो है आपके 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन जब आपका मैच चल रहा होता है ना उसमें मैदान पे जो है आपके टोटल 9 खिलाड़ी जो है वो आपके उतरते हैं। तो किसी भी एग्जाम में आपका मैदान में पूछा जाता है तो 9 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपके 3 खिलाड़ी होते हैं ना वो आपके सब्स्टिट्यूट होते हैं, यानी किसी को चोट लग जाए या फिर कुछ हो जाता है तो ये जो आपके 3 खिलाड़ी जो है वो सब्स्टिट्यूट किए जाते हैं। तो 9 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य खेल में अगर खिलाड़ियों की संख्या की बात कर ले तो देखिए क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में जो है आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में जो आपके 5 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में जो आपके 4 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में जो आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में जो आपके 15 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में आपके 6 खिलाड़ी। आइस हॉकी में आपके 6 खिलाड़ी और कबड्डी में जो आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लेजिम भारत के किस राज्य से जुड़ा जो है एक लोक नृत्य है। तो देखिए लेजिम की बात कर ले तो ये जो आपका महाराष्ट्र राज्य का एक लोक नृत्य है। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य के अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए लावनी के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए लावनी, इसके अलावा नकटा, कोली, गफा और दही कला ये सभी जो है महाराष्ट्र के जो है अन्य महत्वपूर्ण नृत्य हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दीपिका पल्लिकल ये जो आपका किस खेल से संबंधित है। तो देखिए दीपिका पल्लिकल की बात कर ले तो ये जो आपका भारतीय स्क्वॉश प्लेयर है। तो स्क्वॉश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रणजी ट्रॉफी 2022-23 ये जो है किसने जीता था। तो देखिए रणजी ट्रॉफी 2022-23 की बात कर ले तो ये जो आपका फाइनल मैच है ना ये आपका सौराष्ट्र और बंगाल के मध्य खेला गया था, जिसमें फाइनल मैच में जो है सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से हराकर जो है रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जो है वो जीत लिया था। यानी जो विजेता टीम रहा था वो आपका सौराष्ट्र रहा था। तो सौराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। उप विजेता की बात कर ले तो ये आपका बंगाल की टीम रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि रणजी ट्रॉफी 2022-23 का जो फाइनल मैच है ना ये कहां पर खेला गया था। तो देखिए फाइनल मैच की बात कर ले तो ये जो आपका कोलकाता की ईडन गार्डन में जो वो खेला गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मनरेगा के तहत कितने दिनों के रोजगार की जो गारंटी है ना वो प्रदान की जाती है। तो देखिए मनरेगा के तहत 100 दिनों की जो है रोजगार की गारंटी प्रदान की जाती थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2023 के बाद जो है मनरेगा के तहत जो है आपके 125 दिनों की जो रोजगार की गारंटी है ना वो प्रदान की जाती है। तो अगर क्वेश्चन में 2023 के बाद पूछा गया था तो 125 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर सिर्फ इस तरह से प्रश्न पूछा गया था तो 100 दिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मनरेगा का जो पहले नाम था ना ये आपका नरेगा था, और मनरेगा जो है पूरा नाम कब आपका एम जो है कब जुटा था। तो देखिए नरेगा में एम जो आपका पूरा नाम है ना ये आपका 2009 में जो है इसे जोड़ा गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मनरेगा का जो एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए इस अधिनियम को जो है ये आपका 2005 में जो वो पारित किया गया था, और ये जो आपका कब लागू हुआ था ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो आपका 2006 को जो है ये आपका लागू हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और पूरे भारत में जो है ये आपका 2008 में जो है ये लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मोंगमोंग जो त्यौहार है ना ये किस भारतीय राज्य का एक फसल त्यौहार है। तो देखिए मोंगमोंग त्यौहार की बात कर ले तो ये जो आपका नागालैंड राज्य का जो है एक फसल त्यौहार है, और किस जनजाति के द्वारा जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो ये जो आपका संगतम जनजाति के द्वारा जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है तो ये आपके सितंबर के पहले सप्ताह में जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो नागालैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को जो है गांधी जी ने देशभक्तों में जो है राजकुमार कहा था। तो देखिए गांधी जी के द्वारा 1942 में जो है सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों में जो है राजकुमार कहा गया था। तो सुभाष चंद्र बोस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि परम शून्य ताप पर
कण की जो गति है ना वो क्या होता है। तो देखिए परम शून्य ताप पर जो कण की जो गति होती है ना वो आपका शून्य होता है, तो शून्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले परम शून्य ताप, ये जो है किसे कहा जाता है, तो ये आपका -273 डिग्री को जो है ये आपका परम शून्य ताप कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।